नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद उसमें हमने मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में भी जाना था। अब देखो, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था ना, उस आवर्त सारणी कई कई प्रकार से एक कारगर साबित हुआ, लेकिन मेंडलीव के आवर्त सारणी के भी कुछ दोष थे, जिसके कारण अभी इस आवर्त सारणी को ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है। अभी जो आवर्त सारणी काम में लिया जाता है वो आधुनिक आवर्त सारणी काम में लिया जाता है। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा? मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष। अब इसके दोष कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, उसके बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका आज का क्लास और इसके बाद वाला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है ना? तो इन दोनों क्लास को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, अब आगे अगर बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष कौन कौन सा है, तो सबसे पहला वाला दोष तो ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, देखो हाइड्रोजन की स्थिति का निर्धारण किसी ने भी नहीं कर पाया। ये आधुनिक आवर्त सारणी का भी दोष है एक प्रकार से, कि हाइड्रोजन की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सका। अब इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन देखो क्या है, हाइड्रोजन एक तो क्षारीय धातु के प्रति इसका क्षारीय धातु के रूप का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो क्षारीय धातु जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन जो है ना, वो हेलोजन के अनुसार, हेलोजन कौन कौन सा होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है? हेलोजेंस होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, इसके अनुसार एक तो देखो क्षारीय धातु की तरह तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, तो या तो क्षारीय धातु के साथ रखा जा सके, या फिर इनके अनुसार ये जैसे कि द्विपरमाणुविक रूप से रहते हैं। द्विपरमाणुविक मतलब Cl2 के रूप में रहता है, Br2 के रूप में, I2 के रूप में रहते हैं ना। तो ये इसी प्रकार हाइड्रोजन भी H2 बनाता है, मतलब H2 के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये कुल मिला के अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसके समान गुणधर्म भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय धातु के समान भी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोजन की स्थिति का निर्धारण अभी तक कोई भी नहीं कर सका। तो यहां पर सबसे पहला दोष इसका क्या होगा? पहला दोष क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति का निर्धारण नहीं किया गया। किसके आवर्त सारणी में? मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति का निर्धारण नहीं किया गया। इसका कारण क्या है? इसके अगर कारण की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्षारीय धातु के समान क्षारीय मृदा धातु भी कह सकते हैं ना। पहली जो श्रेणी होता है उसको हम क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। और दूसरी ओर हाइड्रोजन हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? हेलोजेंस की बात करें तो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है के समान द्विव परमाणु के रूप में रहते हैं। दूसरी ओर हाइड्रोजन जो है हेलोजेंस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के समान द्विव परमाणविक रूप में रहता है। तो इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति का निर्धारण यहां पर नहीं किया गया। ये तो क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला दोष है। और दूसरा दोष यह है कि मेंडलीव ने समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया था। अब समस्थानिक देखो क्या होता है। समस्थानिकों का गुण होता है कि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक तो एक समान होता है, किंतु द्रव्यमान भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, 1H1, 1H2 और 1H3, है ना। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको हम ट्राइटियम कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इसमें तो परमाणु क्रमांक सभी में एक समान है, 111, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या या फिर हम क्या बोले परमाणु भार अलग अलग होता है। द्रव्यमान भार अलग अलग होने के कारण अब इस समस्थानिकों का उसने अपनी आवर्त सारणी में कोई जिक्र ही नहीं किया था। तो ये भी एक प्रकार से इसका क्या हो गया? दोष हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे? समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया। और इसका कारण क्या है? नहीं दिया जाने का कारण क्या है? समस्थानिकों किसी परमाणु के सभी समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक एक समान होता है। परमाणु क्रमांक तो एक समान होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या सभी का अलग अलग होता है। किंतु परमाणु भार या हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया। किसके आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। दोष इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि पहला दोष तो क्या है? हाइड्रोजन आवारा तत्व कहलाता है हाइड्रोजन। तो इसका स्थिति निर्धारण कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि ये क्षारीय मृदा धातु के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी प्रदर्शित करता है, दूसरे ओर हेलोजन के समान द्विपरमाणु रूप से रहता है। तो इसकी स्थिति का निर्धारण कि इधर रखे, तो इसका कहीं स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाया। ठीक है, सही स्थान नहीं दिया गया इसको, और समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया इसकी आवर्त सारणी में, क्योंकि इसका परमाणु भार अलग अलग होता है। ठीक है, और हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ा था कि परमाणु का जो गुणधर्म होता है वो द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होता है। परमाणु का गुणधर्म द्रव्यमान संख्या मतलब द्रव्यमान पर आधारित होता है। द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होता है। इसका द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण, अब इसमें तो 3 है तो तीनों को प्रदर्शित करना चाहिए था, उसने केवल एक ही नाम लिखा, तो इसलिए इस समस्थानिकों का स्थान नहीं दिया गया। अब तीसरे, इसको एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगर तीसरी कमी की बात करें तो एक तत्व से देखो क्या था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में
एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर उसको कहीं कहीं पर क्या हुआ, उसने क्या किया, मेंडलीफ ने कहीं कहीं पर कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को रख दिया। मतलब द्रव्यमान संख्या का क्रम सही नहीं दिया उसने, ठीक है, द्रव्यमान संख्या का क्रम सही नहीं दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। मतलब इसकी आवर्त सारणी में अगर एक पर कहीं कहीं पर ऐसा करना पड़ा उसको कि अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, कम द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया, तो अधिक द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया, तो ये सारे इसके क्या है, 3 दोष हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। क्वेश्चन ये है कि उत्कृष्ट गैस, अच्छा उत्कृष्ट गैस को हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस जो किसी से कोई क्रिया ही नहीं करता और वायुमंडल में मुक्त रूप से विचरण करता रहता है और बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इनको अलग अलग समूह में क्यों रखा गया, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस को अलग समूह में क्यों रखा गया, गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, तो इसका क्या कारण है, अलग समूह में रखने का क्या कारण है। तो देखो उत्कृष्ट गैस जो है ना, ये किसी से कोई क्रिया नहीं करता है और वायुमंडल में मुक्त रूप से विचरण करता रहता है, इसलिए ये इनका अगर गुणधर्म की बात करें, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इनको फिर अलग कर दिया जाता है कि ये कुछ किसी से क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको अलग समूह में रख देते हैं। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ये लिखेंगे कि अलग समूह में क्यों रखा गया, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें किसी भी परमाणु से कोई क्रिया नहीं करता है और वायुमंडल में मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या किया, उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों को इसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसको अलग समूह में रख दिया जाता है, ठीक है। तो देखो हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अगर बात करें तो अगर किसी परमाणुओं का आवर्ती वर्गीकरण का मुख्य श्रेय तो किसको जाता है, मेंडलीफ को जाता है, क्योंकि मेंडलीफ ने कई हद तक मेंडलीफ सही साबित हुए और उसने आवर्त सारणी को एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित भी किया उसको। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कुछ दोष भी है। सबसे इंपॉर्टेंट दोष तो क्या है, उसने समस्थानिकों के बारे में, उसको समस्थानिकों का स्थान उसने नहीं निर्धारित कर पाया, ठीक है। हाइड्रोजन आवारा तत्व है तो उसका तो उसकी स्थिति का निर्धारण तो कोई भी नहीं कर पाया। फिर परमाणु द्रव्यमान, इसका मुख्य जो गुणधर्म है उसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। मतलब जो तत्वों का आवर्त फलन परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, ठीक है।
जो गुणधर्म होता है वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन को, इस नियम को खारिज करके हेनरी मोजले ने 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी को दिया। और आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम पढ़ते हैं अभी, तो उसको हम पूरा बनाएंगे भी, सही है ना? तो समझना इधर, ये तो लिख लिया होगा आपने। अब आगे बात करें तो अब अगला हेडिंग क्या होगा अपना? हेनरी मोजले या फिर आधुनिक आवर्त सारणी। हेनरी मोजले का आवर्त सारणी, या फिर हम इसको क्या कहेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो सन 1913 में, सन 1913 में किसने दिया था? हेनरी मोजले। याद रखना नाम, ये बहुत बार आ चुका है। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। मतलब 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। देखो, ये तत्वों का वर्गीकरण का सबसे पहले तो किसने दिया था? डॉवेराइनर। डॉवेराइनर ने कब दिया था? 1817 में। डॉवेराइनर फेल हो गया क्योंकि 9 ही तत्वों के बारे में बता पाया। एक तो उसका दोष याद रखना सभी का, इसने 9 ही तत्वों के बारे में बताया था। 3 त्रिक बताया था, त्रिक नियम आपको बता दिया था। उसके बाद 1866 में न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स थोड़ा संगीत के बारे में बता गया कि हाँ, संगीत के आठवां स्वर प्रथम स्वर से जिस प्रकार मेल खाता है, वैसे ही परमाणु का वर्गीकरण उसने किया कि प्रथम तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ये तो किसने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। अब न्यूलैंड्स भी फेल हो गया। उसका फेल होने का कारण क्या था? कि वो कैल्शियम तक ही बता पाया, मतलब हल्के तत्व के लिए ही लागू हो पाया उसका नियम, और भारी तत्व के लिए लागू नहीं हुआ। फिर कहीं कहीं पर तो उसने क्या किया? 2 परमाणु को एक साथ रख दिया एक ही समूह में, और कहीं कहीं पर ऐसा कर दिया कि उसने उसके गुणधर्म से अलग रख दिया। गुणधर्म से अलग रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल को किस में रखा था? उसने हेलोजन वाले समूह में रख दिया था, जबकि कोबाल्ट और निकल का गुणधर्म किसके समान था? लोहे के समान था, आयरन के समान था। अब उसने क्या किया? अब ये फेल होने के बाद फिर कौन आया? मेंडलीफ आया। और मेंडलीफ ने प्रयोग करके सब कुछ देने के बाद 1872 में जर्मन पत्रिका, उसमें इसका मेंडलीफ का आवर्त सारणी सबसे पहले प्रकाशित हो गया। मतलब एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि 1872 में उसका आवर्त सारणी आ गया। और मेंडलीफ का आवर्त सारणी कई हद तक सही साबित हुआ। उसने संयोजकता के बारे में सही बता पाया कि संयोजकता, उसके जो समूह होता है ना, समूह में संयोजकता एक ही पाया गया। सभी समूह में संयोजकता, एक ही संयोजकता के परमाणु पाए गए। अब संयोजकता क्या होता है तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? 4th चैप्टर में। ठीक है, संयोजकता के बारे में सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें भी आपको बताऊंगा कि संयोजकता क्या होता है, उसके अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बाद। उसके बाद कौन आया? हेनरी मोजले आया। अब हेनरी मोजले आके क्या बोलता है? इसने पूरा, तीनों तो द्रव्यमान के पीछे भाग रहे थे। कौन तीनों? डॉवेराइनर भी द्रव्यमान के बारे में बताया कि उसका औसत जो होता है बीच वाले के बराबर होता है, अड़ोसी पड़ोसी का जो औसत होता है। इसने क्या बताया कि द्रव्यमान को आरोही क्रम में उसने जमाया, और जमाने के बाद पहला गुण 8वें के समान गुण पाया जाता है। इसने क्या बताया कि परमाणु का गुणधर्म उसके द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होता है। मतलब कुल मिला के ये तीनों द्रव्यमान के पीछे भाग रहते हैं। अब हेनरी मोजले ने आके द्रव्यमान को तो छोड़ा पीछे कि द्रव्यमान के बारे में हम बताएंगे नहीं, तो इसने क्या बताया? हेनरी मोजले ने अपने आवर्त नियम यह दिया कि तत्वों या फिर परमाणुओं का जो गुणधर्म है वो द्रव्यमान को छोड़ दिया उसने,
किसने? परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। मतलब उसने द्रव्यमान द्रव्यमान को तो छोड़ा और क्या बोला उसने कि परमाणुओं का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। मतलब परमाणु संख्या, अब उसने रोल नंबर वाले बात बोल दिया। परमाणु संख्या मतलब उसने क्रमांक वाली बात बोला कि जैसे मैंने आपको शुरुआत बेसिक वाले जो क्लास है उसमें आपको लिखाया था 1 से लेकर 30 तक जो नाम लिखाया था वो किसका है? वो परमाणु संख्या के आधार पर, मतलब हेनरी मोजले के अनुसार दिया गया था। अब इसने परमाणु संख्या के बारे में बोला ना, तो सारे गुण फेल हो गया। परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या को माना गया तो परमाणु संख्या से बहुत सारी चीज स्पष्ट भी हुआ है ना। तो इसके आवर्त नियम की अगर बात करें, आवर्त नियम, तो आवर्त नियम क्या लिखेंगे? परमाणुओं का गुणधर्म, परमाणुओं का गुणधर्म परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं ना। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। मतलब परमाणुओं का गुणधर्म उसने डायरेक्ट रोल नंबर से बता दिया। तो सारी चीजें द्रव्यमान द्रव्यमान सब पीछे छूट गया। अब मेन चीज क्या है? अपना परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ आधुनिक आवर्त सारणी। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। याद रखना, हेनरी मोजले, डेट से पूछा नहीं जाता है, हेनरी मोजले याद रखना। आवर्त नियम, ये इंपॉर्टेंट है कि आवर्त नियम क्या होता है? परमाणुओं का गुणधर्म परमाणु क्रमांक या संख्या का आवर्ती फलन होता है। ठीक है, अब हम आधुनिक आवर्त सारणी को थोड़ा सा याद भी रखेंगे हम। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को हम बनाएंगे भी। अब देखो, आधुनिक आवर्त सारणी बनाते हैं ना। अब आधुनिक आवर्त सारणी कॉपी को आप टेढ़ा करके, आड़ा करके उसमें बनाना। ठीक है, और उसमें ट्रिक वाइज हमें याद रखेंगे, उसको कुछ हद तक याद रखेंगे कि क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? अब एंटीमनी तो हमने सुना ही नहीं, इसका प्रतीक ऐसे एस भी होता है। तो ये सारी चीजें यहां से अपना क्लियर होगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी थोड़ा सा ध्यान रखना है और ट्रिक वाइज याद रखेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में उसने 18 समूह के बारे में बताया, आवर्त के बारे में बताया। ठीक है, 18 तो क्या है? समूह है, समूह या ग्रुप है। ठीक है, और उसने कितने आवर्त दिए? 7 आवर्त दिए। आवर्त का मतलब आड़ी रेखा और समूह का मतलब ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्व रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा तो आवर्त है और ये ऊर्ध्व रेखा उसने क्या बोला? समूह बोला। अब इसको हम बनाते हैं, देखना। आधुनिक आवर्त सारणी को हम बनाएंगे तो देखना इधर, सबसे पहले जो आवर्त है या पहले समूह की बात करें, पहले समूह में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। और इसको मैं याद कैसे रखना है? इसको याद ऐसे रखना है, हेलीना की रब से, और लास्ट में और एक है फ्रांशियम, फरियाद। हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है, फिर अगले लाइन में बेटा मांगे कार स्कूटर
बाप रोए। ठीक है, बेटा मांगे। अच्छा, ये नाम आपकी किताब में तो है ही सही कि इसको हम क्या कहते हैं, बेरिलियम कहते हैं, इसको हम मैग्नीशियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। बस हम ट्रिक लिखेंगे और ट्रिक को याद रखेंगे ना। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, उसके बाद अब बेटा कार स्कूटर मांगेगा तो बाप रोएगा इसे। ठीक है बच्चों, अब आगे आगे देखना। आगे इसके बाद अगर बात करें अगली, हम इसको अब क्षैतिज रेखा के अनुसार याद रखेंगे। क्षैतिज रेखा कैसे, कैल्शियम तक, पोटेशियम कैल्शियम के बाद कौन आता है, स्कैंडेनियम आता है। तो स्कैंडेनियम से सचिन तेंदुलकर वाडेकर मांगे फील्डिंग कुंबले ने कब जीता। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वाडेकर मांगे फील्डिंग कुंबले ने कप जीता। ठीक है, फिर इसके बाद अब इस अगले लाइन की बात करें तो अगले लाइन में क्या होगा, यार जरा, अच्छा इसके नीचे लिखना, ये भी ध्यान रखना, इसके नीचे आएगा जरा नई मोड़ तक रुके रहना, आज आज इधर पिटाई और होगी। यार जरा नई मोड़ तक, यार जरा नई मोड़ तक रुके रहना, यार जरा नई मोड़ तक रुके रहना, रुके रहना, आज इधर पिटाई रुके रहना, यार जरा नई मोड़ तक रुके रहना, रुके रहना। इसके बाद ऐसे लिखना, रुके रहना, पढ़ाई आज किधर होगी, पीडी किधर होगी। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, यार जरा जरा नई मोड़ तक रुके रहना, पढ़ाई आज किधर होगी। ठीक है, किधर की, CD कैडमियम बोलते हैं इसको ना। फिर इसके अगले वाले लाइन की बात करें, ला, अच्छा यहां से ये एक्टिनियम और ये लेंथेनम, ये दोनों यहाँ पर 1 स्टार और यहाँ पर 2 स्टार लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बाद और भी तत्व आते हैं जो आपके आवर्त सारणी में नीचे बना हुआ है। इसके बाद वाले और इसके बाद वाले जो आपके आवर्त सारणी में नीचे बने हुए हैं, उनको हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, वो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो यहाँ तक तो आपका यही काम आता है, अगर आएगा तो भी यही काम आएगा। ठीक है, तो ला हाफ टिकट, ला हाफ टिकट बना रे, ला हाफ टिकट बना रे, बना रे, आज इधर पिटाई और होगी, आज इधर पिटाई और होगी।
अच्छा, और में AU आएगा, सोना ना, सोना को हम AU से लिखते हैं। आज इधर पिटाई और होगी, ला हाफ टिकट बना रे, आज इधर पिटाई और होगी। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो लाइन है इसको ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट होगा और ये यहां से है ना। अब इसके आगे वाले लाइन की अगर बात करें तो बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, मतलब इसके सीध में आएगा, और इसके सीध में बोरोन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनम और थेलियम। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? बैगन, आलू, गाजर, इन थेला। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनम, थेलियम। इसके बाद अगर आगे बात करें, बोरोन के बाद कौन आता है? छठे नंबर पे कार्बन, कार्बन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कार्तिक, शिव, गणेश, गणेश संग पार्वती। ठीक है, कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती। ये तो हो गया सी वाला लाइन। फिर उसके बाद कार्बन के बाद कौन आता है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो ना पूछो ऐसी सब्जी बनाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, ये क्या है? ना पूछो ऐसी सब्जी बनाई। तो ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लिखा भी दूंगा आपको ना। ये तो हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का आता है, तो ओ स्टाइल से टी, अच्छा ये TE होता है, टेलुरियम बोलते हैं, और ये TC होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये TA होता है। ओ स्टाइल से टी पो। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? ओ स्टाइल से टी पो। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला लाइन हो गया। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। याद रखना ये सारी चीजें। देखो अच्छा ट्रिक है जो याद हो सके, है ना। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, कार्तिक, शिव, गणेश संग पार्वती, न पूछो ऐसी सब्जी बनाई। ठीक है, फिर ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आए आंटी, है ना। गलत मत समझना, बस याद रखने की ट्रिक है, तो इसको ज़्यादा उसमें मत लेना, है ना, हवा में मत लेना, बस याद रखने के लिए ट्रिक बनाया गया है ना। तो इसको आगे बात करें। अच्छा, आगे वाला जो रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा।
हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। ठीक है, हीरा, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न। ये आपका पूरा आवर्त सारणी हो जाता है। देखो इसमें ये आपका फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड समूह होता है, ये फर्स्ट समूह, ये सेकंड समूह, ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। ठीक है, इसके ऊपर ही लिख देता हूं। देखो ये दूसरे समूह में आता है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां समूह, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो टोटल समूह कितने हैं यहाँ पर? इसने 18 समूह बताया था। किसने? हेनरी मोजले ने। टोटल 18 समूह दिया। और मैंने आपको क्या बताया? इसने 7 आवर्त के बारे में बताया। देखो 7 आवर्त हो रहा है क्या? ये पहला, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा और ये सातवां। ऐसे कुल तत्व उसके समय 118 था। ध्यान रखना, हेनरी मोजले के समय कुल तत्वों की संख्या कितना था? 118 था। 118 तत्व खोजे गए थे उसके समय। लेकिन हमें जितना याद रखना है, अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ 30 तक नाम याद रखना है, बस 30 तक नाम याद रख लेना, बाकी आपके सारे 30 तक में से हो जाएगा। 30 तक याद कर ही लेना। और सभी का संयोजकता याद रखना। संयोजकता जो हमने +1 -1 पढ़ा था, +2 -2 पढ़ा था, सारे आयंस याद रखना। आपका फर्स्ट चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से आप परमाणुओं को जोड़ सकोगे, तोड़ सकोगे। कोई भी नाम आ जाए तो उसका नाम का हम क्या कर सकते हैं? उसका हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखना एक बार वापस। देखो अब यहाँ पर कुछ नाम हमें याद रखने हैं। जैसे ये तो आपको याद है ही से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अच्छा, इनका परमाणु क्रमांक की बात करें तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। ध्यान रखना, ये तीसरे नंबर पे आता है। ये इसका परमाणु क्रमांक नहीं है, ये हम समूह की संख्या की बात कर रहे थे। उसने टोटल 18 समूह बताया और 7 स्तंभ बताया, 7 आवर्त बताया। याद रखना, इसको स्तंभ भी कहते हैं ना, इन समूह या फिर इसको स्तंभ कहते हैं। और ये इसका क्या है? आवर्त है। आवर्त या फिर पीरियड कहते हैं इसको। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ तक तो आपको लिखा दिया था। इसका नाम है रूबिडियम। रूबिडियम, ठीक है। इसका नाम है सीजियम। ये कुछ नाम तो याद रखने हैं आपको। सीजियम, ये फ्रोंशियम इतना काम का नहीं है। ये बेरिलियम, ये तो लिखा दिया आपको, ये लिखा दिया आपको, 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। ये मैग्नीशियम 12 नंबर पे लिखा दिया। कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम ये होता है आपका बेरियम। और ये होता है आपका रेडियम। ठीक है, ये सारे, ये लाइन तो आपको 30 तक लिखा दिया था। जिंक, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब यहाँ से हमें कौन कौन सा याद रखना है? एक तो मोलिब्डेनियम, इसको याद रखना है। एक तो ना मोलिब्डेनियम, ये टेक्नीशियम, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। रूहिडियम, इसको याद रखना।
प्लेडियम, प्लेडियम ये तो आपको लिखा दिया था, चांदी बोलते हैं इसको, सिल्वर या चांदी, Ag। और ये क्या है, कैडमियम, कैडमियम, ठीक है। ये आपको लिखा दिया था मरकरी, या फिर इसको हम पारा कहते हैं, मरकरी या पारा। ये Au है, ध्यान रखना, Au क्या होता है, इसको हम गोल्ड या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सोना कहते हैं, गोल्ड या सोना। ये प्लेटेनियम, 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 ठीक है। आपको छोटा छोटा है थोड़ा सा, तो इसको मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनने में फोकस करो ना, ठीक है। यहाँ पर लिखने का इतना जगह नहीं है, तो थोड़ा सुन लेना। प्लेटेनियम है ना, प्लेटेनियम, प्लेटेनियम, इसको याद रखना। ओस्मियम, ओस्मियम, ओस्मियम। और ये इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन, जो आपके घरों में लाल कलर का वो बल्ब आता है ना, उस बल्ब में तंतु होता है अंदर, लाल कलर का जो 100 वाट का बल्ब होता है, पहले चलता था, अभी इतना प्रचलित नहीं है। तो 100 वाट का जो बल्ब है, उस बल्ब में वो अंदर जो जिससे हमें रोशनी मिलता है उसको हम टंगस्टन कहते हैं। और आपने हीटर देखा होगा, हीटर में भी वो तार होता है ना, तार, वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है, मतलब पिघलता नहीं है, गलनांक का मतलब पिघलना, तो पिघलता बहुत देर से पिघलता है ना, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो इसका याद रखना, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। ये लैंथेनम, एक्टिनियम होता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये तो आपको मैंने लिखा दिया था, ये ऊपर के सारे भी लिखा दिया था। अच्छा, इसके बाद देखो मैंने आपको 30 तक नाम लिखाया था। इसके बाद ये आता है गैलियम, गैलियम, ये होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मेनियम जो होता है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ऐसे धातु है, इसको, ये धातु नहीं होता है, ये उपधातु होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसको जब बनाओ ना आप, तो उपधातु को मैं अलग अलग पेन से लिख देता हूं। ये बेरिलियम, बोरोन, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और जर्मेनियम। ये जो नाम है ये सारे उपधातु होता है। अब उपधातु क्या होता है? उपधातु क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो न तो धातु होता है न अधातु होता है, मतलब जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण विद्यमान होता है। धातु का भी गुण विद्यमान और अधातु का भी गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अब उपधातु में कौन कौन से आते हैं? बोरोन, सिलिकॉन, इसको तो याद रखना है, ये 7 जो परमाणु हैं ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, जर्मेनियम। इसको याद रखना। इसको तो हम क्या बोलते हैं? आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। इसको हम बोलते हैं टेलुरियम, टेलुरियम। इसको हम बोलते हैं पोलोनियम, और इसको हम एंटीमनी कहते हैं, एंटीमनी। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, एंटीमनी का प्रतीक बताइए। एंटीमनी, एंटीमनी, एसबी है ना। और जर्मेनियम, मतलब मैं आपको यहाँ से अलग से लिखा देता हूँ, किसको नीचे लिख लेना अलग से, कि जो उपधातु होते हैं, उपधातु क्या, अच्छा उपधातु कहते किसे हैं? तो धातु तथा, देखो ये उपधातु एक प्रकार से, ये वाला जो लाइन है ना, इधर वाले सारे तो धातु आ जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के।
और इधर वाला हाइड्रोजन तो आवारा तत्व है, उसका स्थिति का निर्धारण कोई भी नहीं कर पाया ना। तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी इधर वाले, इस लाइन के जो इधर वाले हैं ये सारे धातु है ना, और इधर वाले सारे क्या है, अधातु है। अधातु, अधातु समझते हो, अधातु जैसे कि गैस वगैरह जो होते हैं ना, गैस जैसे क्लोरीन गैस होता है, तो वो गैस सारे वो अधातु में आता है। ऑक्सीजन गैस होता है ना, जिसको हम लेते हैं सांस के द्वारा, तो वो सारे गैस होते हैं इधर वाले सारे, और इधर वाले सारे धातु होते हैं। धातु का मतलब जो कठोर होता है, चमकदार होती है ना, तो इन सारों का गुण हमने पिछले 9th में हमने पढ़ा था कि धातु अधातु क्या होता है, और इसको हम उपधातु कहते हैं, जो न धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। अब उपधातु में कुछ ये 7 नाम जो है इनको याद रखना। और इसको ऐसे याद रखना, थोड़ा सा देखो ये ट्रिक है याद रखने का, इसको अदर वे में मत लेना ना, अदर वे में नहीं लेना है हमें ट्रिक। अब आप सोचते हो कि ये क्या है, हीरा नीलम, फिर कल बाहर आए आंटी, आंटी बाहर आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए, है ना। इसको अदर वे में मत लेना, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, तो ये सारे क्या है, ट्रिक है। अब इसको भी ऐसे याद रखना, भोले शिव, भोले शिव, ऐसी तेरी, ऐसी तेरे, ऐसी तेरी पग में, ऐसी तेरी पग में, दोनों को एक साथ लिखेंगे, पग में सब्जी गिरे। सब्जी को ले आए बीच में ना, तो इसलिए थोड़ा सा अदर वे में मत लेना ना कि यार सब्जी गिर रहा है, ठीक है। भोले शिव ऐसी तेरी पग में सब्जी गिरे, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, उपधातु है। अच्छा, उपधातु कहते किसे हैं, तो इसमें लिख भी लेना थोड़ा सा, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु, अधातु दोनों का गुण, दोनों का गुण, दोनों का गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है, दोनों का गुण जिस पदार्थ में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं जिसमें दोनों का गुण पाया जाता हो ना, धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, आधुनिक आवर्त सारणी हो गया। आज का क्लास हमने आधुनिक आवर्त सारणी बना लिया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम मैंने लिखाया है इनको तो याद रखना है। अच्छा, इधर भी थोड़ा सा मैं लिखा देता हूँ आपको। ये तो आयोडीन और एस्टेटिन, एस्टेटिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऑर्गन मैंने आपको लिखाया, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोन। क्रिप्टोन, इसको हम जीनोन बोलते हैं, जीनोन। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडोन। ठीक है, जीनोन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडोन। तो ये सारे नाम याद रख लेना। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें 1 से लेकर 30 तक नाम याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष के बारे में पढ़ा। दोष, 3 दोष हमने उसमें पढ़ा। एक तो हाइड्रोजन की स्थिति का निर्धारण नहीं कर पाया। दूसरा दोष हमने क्या पढ़ा कि दूसरे दोष में उसने क्या किया, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाया, उसका भी स्थान नहीं निर्धारित किया समस्थानिकों का। और तीसरा दोष हमने क्या पढ़ा कि तीसरे दोष में उसको कहीं कहीं पर अपने मतलब द्रव्यमान संख्या के आरोही क्रम में नहीं जमा पाया, कहीं कहीं पर उसको अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। और
हमने उसके बाद क्या पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी जो किसने दिया था, 1913 में हेनरी मोजले ने दिया था। इसने द्रव्यमान संख्या को दूर कर दिया और इसने क्या बताया कि परमाणु का जो गुणधर्म होता है, याद रखना इसको, परमाणु का गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। क्रमांक दे दिया इसने, मतलब रोल नंबर। अब हमें रोल नंबर याद करना जरूरी रह गया है ना, क्योंकि परमाणु का गुणधर्म। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे कि आपका जो फर्स्ट समूह है लीना की रब से फरियाद, देखो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाता है। अब मैंने आपको हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इनका मैंने आपको आयंस लिखाया था, आयंस में जाके देखना, आयंस लिखाया था बेसिक। और जिसने पिछली क्लास नहीं लिया है वो सारी क्लास ले लेना, आपके प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में जाके क्रम से सारे वीडियो को ले लेना, और लेने के बाद मतलब क्रम से लेते रहना, ठीक है बच्चों। अब जैसे हाइड्रोजन का मैंने आपको ये तीनों +1+1 में बताया था, और ये सारे जो होता है ना, ये जितने भी है सभी +1 बनाता है। और इसमें एक खास बात क्या है देखना, जैसे हाइड्रोजन, ये इन सभी समूह में बाह्यतम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस समूह में सभी तत्वों में, जैसे हाइड्रोजन की बात करें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाली कक्षा में। लिथियम 3 नंबर पे आता है तो 3 नंबर पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 1, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, दूसरी कक्षा में 1 आ गया। सोडियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1, क्योंकि 11 होता है उसका परमाणु क्रमांक, 8 और 2 10 और 1 11। देखो बाहर वाले कक्षा में 1 ही आया। पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, कितना हो गया 18, 18 और 1 19, बाहर वाले कक्षा में 1। तो सभी के बाहर वाली कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण +1 बनाता है। तो आप डायरेक्ट याद रख पाओगे, क्या याद रख पाओगे, जो मैंने आपको आयंस लिखाया था। आयंस लिखाने में, आयंस को याद करना थोड़ा बड़ा है तो याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, बस उसमें जो संयुक्त आयंस है उसको तो आपको याद रखना ही है। और जो बिना संयुक्त आयंस जो है वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये सारे +1 बनाएंगे, ये सारे +2 बनाएंगे, ये सारे -1 बनाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी का मैंने -1 में लिखाया नाम। और फिर ये ओ स्टाइल से टिपो, ये सारे किस्म क्या बनाएगा, -2 बनाएगा, ये -3 बनाएगा, और ये -4 बनाएगा। -4 तो हम बात करते नहीं है, क्योंकि 4 में अब 4 इलेक्ट्रॉन को दान करना या ग्रहण करना थोड़ा असमंजस में रह जाते हैं ना, तो इसलिए कार्बन जो है इसको हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कार्बन को कहाँ पर ले जाए, कार्बन अणु तो बनाता है, तो कार्बन कैसे अणु बनाता है, किस प्रकार जुड़ता है, इसको तो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे तो क्या है, इसके प्रकार से हम क्या पढ़ सकते हैं कि इसका आयंस का निर्धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और खास बात यह है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं एक समूह में, तो एक एक कक्षा की बढ़ोतरी होता है। जैसे इसमें एक ही कक्षा, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4, तो एक एक कक्षा की बढ़ोतरी होता है, ध्यान रखना। जबकि दाएं से बाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं ना, बाएं से बायां, बाएं से दाएं जाते हैं, तो कक्षा तो वही रहता है सभी के लिए, कक्षा इसमें वही सभी के लिए कक्षा सेम रहता है, पर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक प्रोटॉन की वृद्धि होता है, ध्यान रखना ना। ये सारी चीज़ें काम भी आएगा आपके कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा या ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास आपका लास्ट क्लास रहेगा ना। अगली क्लास में हम पूरे ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम, है ना। तो साथ में आपका सारी चीज़ें क्लियर होता चलेगा। तो सारे वीडियो आप लेते चलना, देखते